हमारी फिल्मों ने अलग ही तरह के गांव दिखाना शुरू कर दिए थे। ये या तो बस्सीपुर फिल्म जैसे थे या फिर स्वदेश फिल्म जैसे। पूरी फिल्मी दुनिया ही उन गाँव का जिक्र करने लगी थी, जो एक तरह से अपवाद है। अब जाकर एक ऐसी कहानी देखने को मिली है जो किसी भी गाँव पर आप आंख बंद करके फिट कर सकते हैं। और कहानी मिली भी तो एक वेब सीरीज पंचायत में, जिसके सीजन 2 को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपने अभी तक फर्स्ट सीजन नहीं देखा है, उसके बाद भी आप सेकंड सीजन बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट सीजन का एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फुलेरा ग्राम पंचायत की, जहाँ पर अभिषेक त्रिपाठी पंचायत ऑफिस में सचिव पद पर भर्ती होकर नए नए आए हैं। शहर का पढ़ा लिखा लड़का जिसका MBA करने का ख्वाब है, वह गाँव की चुटपुट किस्सों और समस्याओं में फंस जाता है। वह हैरान रह जाता है कि गाँव में आज भी कैसी कैसी समस्याओं का सामना किया जाता है। और इन्हीं किस्सों और समस्याओं पर आधारित है वेब सीरीज। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत सीरीज के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को। तो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विकास और लच्छा को, जो कि एक ट्राली में बैठकर ग्राम पंचायत फुलेरा की तरफ आ रहे होते हैं। दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह अभिषेक सर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ऑफिस में बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अभिषेक सर अभी तक नहीं मिल पाए थे। जिसके बाद उनकी नजर पड़ती है टंकी पर, जहाँ से अभिषेक सर नीचे उतरकर आ रहे होते हैं और उनके हाथ में था चाय का थर्मस। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके चेहरे पर थी एक स्माइल, जो लच्छा और विकास ने तो पहले कभी नहीं देखी थी। और इस स्माइल की वजह है रिंकी, जिनकी फर्स्ट सीजन के एंड में टंकी पर ही मुलाकात हुई थी। इस स्माइल को लच्छा और विकास ने भी नोटिस कर लिया था। जिसके बाद वह लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर वह कहाँ पर गए थे, तो अभिषेक उन्हें बताता है कि वह टंकी पर चाय पीने के लिए गया था। यहाँ पर लच्छा और विकास आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से खुश अभिषेक सर को उन्होंने काफी अरसे के बाद देखा है, लेकिन वह क्या बात होगी जिसके कारण वह इतना खुश नजर आ रहे हैं। और जब अभिषेक सर अंदर आते हैं तो वह दोनों को बताते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात रिंकी से हुई थी। वह वहाँ पर चाय पी रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना आज वह भी टंकी पर जाकर चाय पिए। और इतना कहते ही विकास और लच्छा को अभिषेक सर पर शक होने लगता है कि कहीं अभिषेक सर और रिंकी के बीच में कोई लफड़ा तो चालू नहीं हो गया। अब आगे सीन शिफ्ट होता है पंचायत की तरफ हो रही मिट्टी की खुदाई की तरफ, जहाँ पर विकास लच्छा से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि रिंकी और अभिषेक सर के बीच में कुछ चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अभिषेक सर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह लोग पंचायत की मिट्टी को परमेश्वर जी के यहाँ पर बेचते हैं। दरअसल परमेश्वर जी का एक ईंट का भट्टा है, जिसमें उन्हें हमेशा ही मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। और यहाँ पर पंचायत के लोग हमेशा ही परमेश्वर जी को ही मिट्टी बेचा करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रधान जी के घर पर, जहाँ पर रिंकी की मम्मी प्रधान जी से कहती है कि उन्हें भी मिट्टी की खुदाई देखनी है। तो प्रधान जी रिंकी की मम्मी से कहते हैं कि आखिर वह मिट्टी की खुदाई क्यों देखना चाहती है। तो यहाँ पर रिंकी की मम्मी उससे कहती है कि वह गांव की प्रधान है और उसे ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। उन दोनों की बात को उनकी बेटी रिंकी भी सुन रही होती है। प्रधान जी रिंकी की मम्मी से कहते हैं कि अगर उनके लायक कुछ काम होगा तो वह उन्हें बता देंगे। लेकिन ये बात प्रधान जी पिछले 2 महीने से कहते आ रहे हैं। इसलिए रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह तुरंत ही DM मैडम को कॉल करके सब कुछ बता देगी। आगे हम देखते हैं परमेश्वर ईंट उद्योग को, जहाँ पर हम परमेश्वर जी को देखते हैं जो कि पंचायत से मिट्टी खरीदा करते हैं ईंट बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं ऑफिस के सीन में, जहाँ पर अभिषेक सर प्रधान जी से कहते हैं कि 250 रुपए ट्राली मिट्टी देना तो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो प्रधान जी उनसे कहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि वह उन्हें 250 नहीं बल्कि 300 रुपए ट्राली मिट्टी देंगे। लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है, जब प्रधान जी 300 रुपए का रेट लगाया करते थे और बाद में वह 250 में ही मान जाया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर जी परिचित आदमी है और अगली बार इलेक्शन में उन्हें फिर से भी जीतना है। यहाँ अभिषेक सर एक प्लान बनाता है और उनसे कहता है कि इस बार मिट्टी का मोल भाव रिंकी की मम्मी को करने दीजिए, क्योंकि अगर वह करेंगी तो परमेश्वर उनसे मिट्टी का मोल भाव कम नहीं करवा पाएगा। इसलिए अभिषेक सर परमेश्वर जी के पास कॉल कर देता है और उनसे कहता है कि वह लोग प्रधान जी के घर पर जा रहे हैं, इसलिए वह भी उन्हीं के घर पर ही आ जाए। यहाँ पर प्रधान जी भी रिंकी की मम्मी को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उनसे कहता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर परमेश्वर आने वाला है। वह मिट्टी का भाव कम करवाने के लिए आ रहा है, तो ये डील तुम्हें ही संभालनी होगी और 300 रुपए से 1 रुपए कम नहीं करना है। वह लोग जानबूझकर थोड़ा लेट आएंगे। अब परमेश्वर पहुँच जाता है प्रधान जी के घर पर, जहाँ पर पहुँचने के बाद रिंकी की मम्मी दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर इनवाइट करती है। साथ ही वह उनसे कहती है कि रिंकी के पापा थोड़ी देर में ही घर आ जाएंगे। जिसके बाद वह वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पर परमेश्वर जी प्रधान जी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी पंचायत में आराम कर रहे होते हैं ताकि वह घर जाने में लेट हो जाए और ये डील रिंकी की मम्मी ही पूरी कर ले। यहाँ पर बातों ही बातों में रिंकी की मम्मी परमेश्वर जी से कहती है कि कुछ खास बात हो तो वह उससे भी कर सकते हैं।
तो परमेश्वर जी उससे कहते हैं कि कुछ खास बात नहीं है, उन्हें तो बस मिट्टी के सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। रिंकी की मम्मी उससे कहती है कि आजकल तो मिट्टी का भाव 400 हो गया है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जी हंसते हुए उनसे कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मिट्टी का भाव तो 200-250 के बीच में ही है। बहुत देर हो चुकी थी लेकिन प्रधान जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, इसलिए परमेश्वर जी उनके पास कॉल कर देते हैं। और जब परमेश्वर जी का कॉल प्रधान जी के पास आता है तो प्रधान जी उन्हें नेटवर्क का इश्यू बताकर कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर रिंकी की मम्मी परमेश्वर जी से कहती है कि वह उससे भी मिट्टी का सौदा कर सकते हैं, क्योंकि वह भी गाँव की एक प्रधान है। तो परमेश्वर जी रिंकी की मम्मी को 250 रुपए का भाव बताते हैं, लेकिन रिंकी की मम्मी को ये भाव कम लग रहा था, इसलिए वह उनसे 350 कहती है। जिस पर परमेश्वर जी रिंकी की मम्मी से कहते हैं कि 350 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रिंकी की मम्मी कहती है कि ईंट का भाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मिट्टी का भाव भी थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही ना। तो परमेश्वर जी आखिरी रेट 280 रुपए लगाते हैं और यहाँ पर रिंकी की मम्मी आखिरी रेट 325 रुपए लगाती है। परमेश्वर जी यहाँ पर गुस्से ही गुस्से में कह देते हैं कि 300 रुपए से अगर ज्यादा हुआ तो वह अपने भट्टे को बंद कर देंगे। तो रिंकी की मम्मी तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि उन्हें तो 300 में ही मनवाना था, लेकिन 300 रुपए का भाव परमेश्वर जी को तो महंगा ही लग रहा था। इसलिए जब वह वापस आ रहे होते हैं तो वह प्रधान जी से कहते हैं कि वह सारा खेल समझ चुका है, ये सारा खेल उनका ही था। प्रधान जी को समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर जी को ऐसा क्या बोल दिया रिंकी की मम्मी ने कि वह ऐसा भड़कता हुआ गया। जिसके बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो रिंकी की मम्मी उन्हें सब कुछ बता देती है, जिस पर प्रधान जी उनसे कहते हैं कि उन्हें 280 में ही फाइनल कर देना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन में उनकी जरूरत पड़ती रहती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर रिंकी आती है और जब वह अभिषेक को वहां पर बैठा हुआ देखती है तो वह उनसे हाय करती है और यहाँ पर अभिषेक भी चुपचाप से उससे हाय करता है। और ये सब चीजें विकास और लच्छा देख लेते हैं और अब तो उन्हें कंफर्म हो चुका था कि उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि वह परमेश्वर जी के पास जाए और इस डील को 280 में कंप्लीट करके आए। और जब वह परमेश्वर जी के भट्टे पर पहुंचता है तो वहां पर उसे परमेश्वर जी तो नहीं मिलते हैं। वहां पर उसका मजदूर उनसे कहता है कि परमेश्वर जी यहाँ पर नहीं है, बल्कि वह तो बीबीपुर गए हुए हैं। साथ में वह उन्हें ये भी बताता है कि परमेश्वर जी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। दूसरी तरफ ऑफिस में हम लच्छा और विकास को बात करता हुआ देख पाते हैं, जो कि रिंकी और अभिषेक सर के बारे में बात कर रहे होते हैं। विकास लच्छा से कहता है कि उन्हें अभिषेक सर से बात करनी चाहिए कि रिंकी से वह दूर रहे, कि तभी वहाँ पर अभिषेक सर आ जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि परमेश्वर बीबीपुर चला गया है नाच देखने के लिए और अब तो वह वहाँ पर नहीं जाने वाला। तो विकास लच्छा से कहता है कि इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती अभिषेक सर से बात करने के लिए, इसलिए वह दोनों ही अभिषेक सर को मनाने लगते हैं बीबीपुर जाने के लिए। और बहुत देर तक मनाने के बाद आखिरकार अभिषेक सर मान जाते हैं। अब बीबीपुर में रात के सीन में हम देखते हैं एक डांस शो को, जहाँ पर परमेश्वर के साथ साथ कई सारे लोग मौजूद थे जो कि उस डांस शो को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ विकास लच्छा और अभिषेक सर बीबीपुर के लिए निकल जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पर नोटिस करता है कि जो 2 लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं, उनमें से एक लड़का है और वह ये बात धीरे धीरे करके सबको बताने लगता है और ये बात पूरे शो में फैल जाती है। और जब अभिषेक सर उस शो में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो तोड़ फोड़ हो चुकी है और परमेश्वर जी उन लोगों से झगड़ भी रहे थे। और जब परमेश्वर इन लोगों को देखता है तो वह इन लोगों के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वह यहाँ का पूरा मामला बताने लगता है। वह उनसे कहता है कि स्टेज पर 2 लड़कियां नाच रही थी, उनमें से एक लड़का था। और जब ये बात सारे लोगों को पता चली तो उन लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अभिषेक सर उनसे पूछते हैं तो आपका इन लोगों से क्या लेना देना। तो परमेश्वर जी उनसे कहता है कि जिस आदमी ने लोगों को बताया था कि वह लड़का है वह मैं ही हूँ। अभिषेक सर मुद्दे की बात करता है और उनसे कहता है कि प्रधान जी ने 280 में भाव करने को कहा है। इतना कहकर वह जाने लगते हैं, लेकिन तभी परमेश्वर जी उनसे कहता है कि इस तोड़फोड़ के चक्कर में उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को चोट लग गई है और अब उसे कोई भी क्लिनिक नहीं ले जा रहा है और वह खुद भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे सभी लोग जानते हैं अगर वह उस लड़की को लेकर गया और लोगों ने देख लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वह अभिषेक सर से कहता है कि वह उसे लेकर चला जाए, क्योंकि उसे कोई भी नहीं जानता है और उनकी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती। इसलिए अभिषेक सर ही उस लड़की को क्लिनिक लेकर जाता है और उनकी मलहम पट्टी करवाता है। यहाँ पर उस लड़की के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए अभिषेक सर ही पैसे दे देता है। अब दोनों बाहर खड़े हुए थे जो कि उनके ट्रक का इंतजार कर रहे होते हैं और उनसे थोड़ी ही दूर पर परमेश्वर, विकास और लच्छा भी खड़े हुए थे। यहाँ पर वह दोनों कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह ये नाच गाना छोड़ क्यों नहीं देती। जिस पर वह लड़की उनसे पूछती है कि वह क्या करता है, जिस पर अभिषेक बताता है कि वह ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव है। जिस पर वह लड़की कहती है क्या उसे ये काम अच्छा लगता है। तो अभिषेक उससे कहता है कि नहीं, वह साथ में MBA की पढ़ाई भी कर रहा है। जिस पर वह लड़की कहती है कि एक तरह से आप भी नाच ही रहे हैं। और जाते जाते वह लड़की कहती है इस दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं नाच ही रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर विकास और लच्छा आते हैं
और वह अभिषेक सर से कहते हैं कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिस पर अभिषेक सर उनसे कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी, यहाँ से निकलने के लिए 1 साल ही तो बचा है, इसलिए वह यहाँ पर गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा। इस बात को सुनने के बाद लच्छा और विकास को एहसास होता है कि रिंकी और अभिषेक के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भूसड़ और उसकी वाइफ को, जो कि फुलेरा गाँव की तरफ आ रहे होते हैं और वह फुलेरा में ही रहते हैं। आते हुए वह देखते हैं कि सड़क बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वह लोग घर न जाकर सीधे ही पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रधान जी तो नहीं थे, वहां पर अभिषेक सर थे। इसलिए वह अभिषेक सर से कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान प्रधान जी ने वादा किया था कि वह इस सड़क को बनवाएंगे, लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। भूसड़ अभिषेक सर से कहता है कि वह 1 तारीख को फाइनल करे, वरना वह यहीं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेगा। अभिषेक उससे कहता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब प्रधान जी से ही डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेते। तो भूसड़ अभिषेक सर से कहता है कि हमारी उनसे बोलचाल बंद है। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि वह प्रधान जी से बात करेगा। उनके जाने के बाद वह विकास से पूछता है कि भूसड़ की प्रधान जी से बोलचाल क्यों बंद है। तो विकास अभिषेक सर को बताता है कि सिर्फ प्रधान जी से ही नहीं, बल्कि लच्छा, हमसे और प्रधान जी तीनों से ही उनकी बोलचाल बंद है, वो भी एक बाबासीर के छोटे से स्लोगन की वजह से। आखिर में अभिषेक सर विकास से पूछते हैं कि क्या प्रधान जी ने इलेक्शन के दौरान सचमुच वादा किया था सड़क बनवाने का, जिस पर विकास कहता है कि उन्होंने वादा किया था। अब इस बारे में बात करने के लिए अभिषेक सर पहुंच जाते हैं प्रधान जी के घर पर, जहां पर वह प्रधान जी से कहता है कि गांव से लेकर मेन रोड तक सड़क जो है वह बहुत ही ज्यादा खराब है और गांव के लोग शिकायत लेकर उसके पास आ रहे हैं। प्रधान जी उनसे कहते हैं कि उनके पास इतना फंड तो नहीं है, अगर होता तो वह सड़क बनवा देते। जिसके बाद वह 1 मिनट अभिषेक सर को रुकने के लिए कहते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अभिषेक सर समझ जाते हैं कि ये लौकी लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वह उनसे कहते हैं कि लौकी मत लाइएगा, क्योंकि वह खा खा के पक गया है। लेकिन मजाल की कोई प्रधान जी के घर से बिना लौकी के निकले। अब जब अभिषेक सर अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें चाय की टपरी पर भूसड़ मिलता है। उनके आते ही वह सड़क के बारे में पूछने लगता है, जिसके बदले में अभिषेक सर उससे कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तो भूसड़ कहता है कि उसने गलत आदमी से सड़क बनवाने को कह दिया है, क्योंकि वह तो प्रधान जी का ही आदमी है। तो अभिषेक सर उससे कहता है कि वह कोई प्रधान जी का आदमी नहीं है, बल्कि वह तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो भूसड़ उससे कहता है कि अगर खास आदमी नहीं होते तो वह तुमको लौकी नहीं देते। वह जानता है कि प्रधान जी सिर्फ खास आदमी को ही लौकी दिया करते हैं। और जाते जाते भूसड़ अभिषेक सर से कह देता है कि वह प्रधान की चाटता है, और ये बात अभिषेक सर को लग जाती है। इसलिए अभिषेक सर डिसाइड करते हैं कि वह अब प्रधान जी के घर पर आना जाना कम ही करेगा। लेकिन फिलहाल तो उन्हें एक इम्पोर्टेंट कागज पर रिंकी की मम्मी का अंगूठा लगवाना था, क्योंकि रिंकी की मम्मी तो ऑफिस कभी आती है नहीं। इसलिए वह विकास से कहते हैं कि वह प्रधान जी के घर पर जाए और रिंकी की मम्मी से उनका अंगूठा लगवा कर आए। जिस पर विकास उनसे कहता है कि उसकी पत्नी को लूज मोशन हो रहे हैं, इसलिए उसे अर्जेंट ही घर जाना पड़ेगा। अभिषेक सर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर वह घर पर गया तो भूसड़ उन्हें रास्ते में जरूर मिलेगा। इसलिए वह तुरंत ही प्रधान जी के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रिंकी की मम्मी ऑफिस की तरफ आएंगी। तो प्रधान जी उनसे कहते हैं कि रिंकी की मम्मी ऑफिस कभी आई हैं जो आ जाएंगे। इसलिए वह उनसे कहता है कि आप घर ही आ जाइए। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी उनसे कहते हैं कि रिंकी की मम्मी मंदिर गई है, क्योंकि आज रिंकी का जन्मदिन है, इसलिए वह मंदिर ही जाकर उनके अंगूठे के निशान ले। चाय की टपरी के सामने ही मंदिर था, जहाँ पर भूसड़ तो नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए अभिषेक सर तुरंत ही मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रिंकी और उसकी मम्मी पाठ कर रहे थे। अभिषेक सर उनसे कहता है कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट कागज पर उनके अंगूठे के निशान चाहिए। तो रिंकी की मम्मी कहती है कि जैसे ही पाठ खत्म होता है वह अंगूठा लगा देगी। लेकिन तभी अभिषेक सर की नजर पड़ती है भूसड़ पर, जो कि मंदिर की तरफ आ रहा होता है। इसलिए वह रिंकी की मम्मी से कहता है कि वह किसी और दिन अंगूठे का निशान ले लेगा, क्योंकि ऑफिस में वह ताला लगाना भूल गया है और चोरी वगैरह होती रहती है, इसलिए वह बाद में आ जाएगा। लेकिन तभी वह देखता है कि भूसड़ जो है वह मंदिर की तरफ नहीं बल्कि किसी और रास्ते पर जा रहा है। इसलिए वह तुरंत ही रिंकी की मम्मी के अंगूठे के निशान ले लेता है। लेकिन तभी वह पीछे देखता है कि वहाँ पर भूसड़ बैठा हुआ है। अब क्योंकि आज रिंकी का जन्मदिन था, इसलिए वह उसे खाने के लिए इनवाइट भी करती है और साथ में ये भी कहती है कि उन्होंने सिर्फ खास लोगों को ही इनवाइट किया है। और ये बात भूसड़ सुन लेता है। और अभिषेक सर ने भी भूसड़ को वहाँ पर बैठा हुआ देख लिया था, इसलिए वह रिंकी की मम्मी से कहता है कि आज तो वह नहीं आ सकता, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अब प्रधान जी को जब ये बात पता चलती है कि अभिषेक सर ने उनके घर पर आने से मना कर दिया है, तो वह लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभिषेक सर उनके घर पर आना ही नहीं चाहते। इसलिए वह तुरंत ही ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है,
कि वह हमारे घर पर खाना भी खाने नहीं आ सकते। अभिषेक उनसे कहता है कि उसे आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर निपटाना है, इसलिए वह नहीं आ सकता। और काफी देर तक मना करने के बाद आखिरकार अभिषेक सर उनकी बातों को मान जाते हैं। अब क्योंकि रिंकी का जन्मदिन था, इसलिए अभिषेक सर उसके लिए केक ले जाने लगते हैं और वह जिस शॉप पर जाते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही केक मौजूद था जो कि काफी दिनों से रखा हुआ था। यहाँ पर अभिषेक उससे कहता है कि इस पर हैप्पी बर्थडे रिंकी लिख दो, जिस पर वह दुकान वाला अभिषेक सर से कहता है कि ये सुविधा तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। जिसके बाद अभिषेक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, साथ में वह भूषण के बारे में भी बताता है कि वह आदमी उसे बहुत तंग कर रहा है, जिसे पूरा गाँव बनराकस के नाम से बुलाता है। अब अभिषेक प्रधान जी के घर पर निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उसे रास्ते में भूषण तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके जितना फालतू आदमी तो कोई है ही नहीं। इसलिए अभिषेक एक प्लान बनाता है और वो अपने साथ लौकी ले जाता है, ताकि अगर भूषण उसे रास्ते में मिले तो वह उससे कह देगा कि ये लौकी वह वापस करने के लिए जा रहा है। वो अभिषेक पहुंच जाता है प्रधान जी के घर पर, जहां पर सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर वह कुछ बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर रिंकी आती है। रिंकी के आने के बाद अभिषेक सर उसे केक देते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह होता है और उसके बाद केक खिलाया जाता है। तभी विकास नोटिस करता है कि उसके बैग में कुछ है और वह उनसे कहता है कि ये तो लौकी है। विकास अभिषेक सर से कहता है कि वह इतनी रात को अपने बैग में लौकी लेकर क्यों घूम रहा है। ये बात प्रधान जी और लच्छा को भी समझ नहीं आती कि आखिर अभिषेक सर अपने बैग में लौकी लेकर क्यों घूम रहा है। इन बातों के बाद अभिषेक सर उन सभी को सारी सच्चाई बता देता है। वह उनसे कहता है कि भूषण उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और कहता है कि वह प्रधान की चाटता है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वह प्रधान जी के घर पर आना जाना कम ही करेगा। विकास अभिषेक सर को बताता है कि भूषण जो है वह सभी को प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो इसलिए क्योंकि भूषण अगली बार इलेक्शन में अपनी बीवी को खड़ा करेगा। प्रधान जी अभिषेक सर को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें अब तक पता चल चुका होता। अब अभिषेक सर अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं और जैसे ही वह घर से निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में भूषण मिलता है और इस तरह से अभिषेक सर को प्रधान जी के घर से बाहर निकलते देख वह अभिषेक सर को ताने देने लगता है। वह अभिषेक सर से कहता है कि चाटने की भी कोई हद होती है और ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर का दिमाग खराब हो जाता है और वह भूषण को सुनाने लगता है। भूषण उससे कहता है कि प्रधान हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन आपको तो यहाँ पर हमेशा रहना है। तो अभिषेक सर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि वह यहाँ पर इलेक्शन तक नहीं रुकने वाला और अगर उसे रुकना भी पड़ा तो वह अपने हिसाब से ही जिएगा। जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वह उसके साथ अच्छा रहेगा और जो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा वह उसके साथ बुरा रहेगा। और अगले साल उसकी बीवी प्रधान बन भी जाती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर प्रधान जी घर से बाहर निकल आते हैं और उन्हें इस तरह आता हुआ देखकर भूषण तुरंत ही अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से भाग जाता है। प्रधान जी उससे पूछते हैं कि क्या वह कुछ कह रहा था, जिसके बदले में अभिषेक सर उससे कहते हैं कि कह तो रहा था, लेकिन आज के बाद वह उससे कुछ नहीं कह पाएगा। अभिषेक सर भूषण को अगर पहले ही इस तरह से समझा दिए होते तो अब तक भूषण उसे कुछ भी नहीं कह पाता। और इतना बोलकर अभिषेक सर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 का सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी, विकास, लच्छा और उसके बेटे राहुल को, जो कि फौज में है। वह चारों मिलकर यहाँ पर लूडो खेल रहे होते हैं और ऑफिस में ही अभिषेक सर अपना काम कर रहे थे। वह जगह जगह पर लोगों के यहाँ पर लेटरिन की सीट पहुँचा रहे होते हैं ताकि शौच के लिए किसी को भी बाहर ना जाना पड़े। गाँव के सभी घर में लेटरिन बन चुकी थी, सिर्फ 2-4 घर को छोड़कर, और उनके घर भी सीट भेज दी गई थी। अब सिर्फ एक सीट बची थी जो कि विनोद के यहाँ पर जानी थी, लेकिन उसके घर तो अभी तक सीट नहीं पहुँच पाई थी। इसलिए वह तुरंत ही अभिषेक सर के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि आप सीट जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि उसका मिस्त्री रुकने नहीं वाला है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि जैसे ही बाकी के मजदूर लौट कर आते हैं वह तुरंत ही उसके घर पर सीट भेज देगा, लेकिन इतनी देर तक तो उसका मिस्त्री इंतजार करने ही नहीं वाला था। इसलिए वह उससे कहता है कि रुकिए, वह तुरंत ही सीट लेकर उसके घर आ रहा है। अभिषेक सर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और विकास को सीट लाने को कहते हैं और जैसे ही विकास सीट लेकर आता है तो उसको एक ठोकर लगती है और सीट पूरी तरह से बिखर जाती है। अब ये एक भारी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि विनोद के घर पर मिस्त्री इंतजार कर रहा है और यहाँ पर तो सीट ही टूट चुकी है। इसलिए अभिषेक सर तुरंत ही विनोद के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी सीट टूट चुकी है, इसलिए वह मिस्त्री को वापस भेज दे। अगले संडे तक वह किसी भी हालत में सीट को लेकर आएंगे और उसके घर में फिट करवाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम प्रधान जी के घर पर देखते हैं कि रिंकी अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर बात करते हुए वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह खुद को मैं की जगह पर हम बुलाती थी और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ विनोद के घर पर भूषण पहुँच जाता है
और उसे प्रधान जी के खिलाफ भड़काने लगता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारे घर पर 1 साल में तो सीट लगी नहीं तो 1 हफ्ते में क्या लग जाएगी। साथ में वह उससे कहता है कि उसे आवाज उठानी पड़ेगी वरना उसके साथ इस तरह से ही शोषण होता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि अभिषेक सर के पास बीडीओ सर का कॉल आता है और जैसे ही वह कॉल उठाते हैं तो वह तुरंत ही प्रधान जी के बारे में पूछते हैं कि वह फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वह अभिषेक सर को ही शिकायत के बारे में बताने लगते हैं। वह उसे कहते हैं कि उनके गांव से एक शिकायत आई है और वह बताते हैं कि आपके गांव में हर घर शौचालय हो जाने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं और ये आपको कल के कल ठीक करना होगा क्योंकि कल ही डीएम मैडम आपके यहाँ पर जांच करने के लिए आने वाली हैं। ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर तुरंत ही प्रधान जी को बुला लेता है और यहाँ पर एक मीटिंग रखता है। यहाँ पर वह सोचते हैं कि आखिर कल लोगों को कैसे रोका जाए कि वह बाहर शौच करने के लिए ना जाए। गांव के कई सारे लोग ऐसे थे जो कि शौकीन के रूप में बाहर शौच करना पसंद करते हैं और उन लोगों में प्रधान जी भी शामिल हैं। तभी प्रधान जी को एक आइडिया आता है और वह सभी लोगों को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पर स्पीकर लगे हुए हैं तो वो लोग माइक की मदद से सभी लोगों को ये बता सकेंगे कि कल उन्हें बाहर शौच के लिए नहीं जाना है। लेकिन ये बात प्रधान जी खुद नहीं कहते हैं बल्कि वह अभिषेक सर से कहने को कहते हैं क्योंकि वह खुद ही बाहर जाते हैं तो वह लोगों से कैसे कह सकेंगे कि वह बाहर ना जाए। तो अभिषेक सर ये अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि कल किसी को भी बाहर शौच के लिए नहीं जाना है और अगर कोई बाहर शौच के लिए गया तो 500 रुपए फाइन है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम मौजूद थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि विनोद के घर पर अभी तक शौचालय नहीं बना था, इसलिए वह तो बाहर शौच करने के लिए जरूर जाएगा। तो प्रधान जी अभिषेक सर से कहते हैं कि उसे हम पंचायत के लैट्रिन में बुला लेंगे और उसे वहीं पर लैट्रिन करवा देंगे। यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह अपने घर पर क्यों नहीं करवा देते तो वह लोग कहते हैं कि वह उनका घर है। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि ये मेरे लिए भी घर ही है। तो प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा करते हैं जिसके पास विनोद का घर रहेगा उसी के घर पर वह कर लेगा। तो लच्छा तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि उसका ही सबसे पास घर था। वह लोग विनोद के पास कॉल भी करते हैं लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वह उसके पास एक मैसेज छोड़ देते हैं कि उसे आखिर शौच करना कहाँ पर है। इस मैसेज को लेकर विनोद पहुँच जाता है भूषण के पास और भूषण अपना काम करता है जो वह करता है भड़काने का। भूषण विनोद से कहता है कि ये पंचायत के लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, इसलिए तुम्हें क्रांति बनना होगा और इन सबको सबक सिखाना होगा। भूषण विनोद से कहता है कि कल डीएम मैडम जांच के लिए आने वाली है, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर मैडम के आने से पहले वहां पर लैट्रिन कराए। विनोद इस बात से इनकार करता है। वह उससे कहता है कि अगर वह पकड़ा गया तो लोग उसे बहुत मारेंगे। तो भूषण उससे कहता है कि वह अपने मुंह पर गमछा लगा ले ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और विनोद भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पंचायत के बाहर सभी लोग विनोद का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह लैट्रिन करने के लिए क्यों नहीं आया। उन्होंने विनोद के पास कई बार कॉल भी किया था लेकिन उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद अभिषेक सर उन सभी से कहते हैं कि प्रधान जी यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि डीएम मैडम उन्हें देखकर ही चिढ़ जाती है और साथ में वह ये भी कहते हैं कि विकास और लच्छा जाकर विनोद को ढूंढेंगे और इसे यहाँ लैट्रिन करने से रोकेंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम और वीडियो सर पहुँच जाते हैं। उनके मिलने के बाद वहाँ पर अभिषेक सर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डीएम मैडम देखती है कि एक आदमी बाल्टी लेकर आ रहा है। इसके बारे में वह अभिषेक सर से पूछते हैं तो अभिषेक सर उनसे कहता है कि कोई भी लैट्रिन करने के लिए लोटा लेकर जाता है ना कि बाल्टी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लच्छा और विकास भी विनोद को ढूंढने में लगे हुए थे और वह अभिषेक सर के आसपास ही थे। थोड़े आगे जाने के बाद वीडियो सर डीएम मैडम को रोकता है क्योंकि आगे मल पड़ा हुआ था। उसे देखकर डीएम मैडम अभिषेक सर से पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो वीडियो सर उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि ये मल नहीं है बल्कि ये तो गोबर है। डीएम मैडम कहती है कि ये गोबर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जिसके बदले में वीडियो सर कहते हैं कि ये एक सूखा मल है जो कि 2-4 दिन पहले निकाला गया है। डीएम मैडम कहती है कि आप उनका इतना बचाव क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो सर कहते हैं कि वह बचाव नहीं कर रहा है, उसने ही तो इस मल के बारे में बताया है। यहाँ विनोद और लच्छा की नजर विनोद पर पड़ जाती है जो कि अपने मुंह को छुपाकर वहाँ पर करने वाला था। यहाँ पर वीडियो सर डीएम मैडम को कुछ बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से अभिषेक सर की नजर पड़ जाती है विनोद पर जो कि वहाँ पर करने वाला था और डीएम मैडम की नजर भी विनोद पर पड़ जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ देखा था लेकिन वह लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। दरअसल विनोद को विकास और लच्छा ने उसके करने से पहले ही उसे पकड़ कर ले गए थे और यहाँ पर डीएम मैडम कहती है कि उसने कुछ तो देखा था, इसलिए वह भी उनके नजदीक जाने लगती है। यहाँ पर विकास और लच्छा विनोद को समझाते हैं कि ये गलत है क्योंकि अगर वह यहाँ पर लैट्रिन करेगा तो हमारा गाँव बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। उसके हाथ में एक बोतल भी थी जिसे विकास लेकर नदी में फेंक देता है और इस चीज को देखकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों से कहता है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ पर लैट्रिन नहीं करने दी तो वह पेंट में ही कर देगा। विकास और लच्छा उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन विनोद तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। आखिर में विकास और लच्छा विनोद से कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो गांव के लोग उसे बहुत मारेंगे और उसके घर में कभी भी लैट्रिन नहीं बन पाएगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम भी पहुँच जाती है और उन्हें इस तरह देखकर वह अभिषेक सर से पूछने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
जिसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो सर डीएम को बताते हैं कि जब से 377 हटा है तब से सब जगह खुले आम ही हो रहा है। अब डीएम मैडम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिली थी, इसलिए वह वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर विनोद की पूरी फैमिली प्रधान जी के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि लच्छा ने विनोद से वादा किया था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वह प्रधान जी के घर पर ही सभी को लैटरिन करवाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि विनोद के घर पर एक नई सीट लाई जाती है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद भूषण गुजरता है। और ऐसा पहली बार हुआ जब भूषण चुपचाप वहाँ से निकल गया हो। और यहाँ पर विनोद और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि उनके घर पर लैटरिन लगने वाली थी। और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभिषेक और विकास को, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हें इंतजार है एक जीप का, जो कि नशा मुक्ति अभियान के लिए लाई जानी है। और तभी विकास एक कार को निकलते हुए देखता है और वह अभिषेक सर को बताता है कि ये कार प्रधान जी के घर पर जा रही है, क्योंकि आज वह लोग लड़के वाले को देखने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह बाहर आते हैं तो वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान की जीप आ जाती है, जिसमें स्पीकर भी लगे हुए थे। वह जीप ऑफिस के सामने आकर खड़ी होती है और अभिषेक सर उसे बताने लगते हैं कि गाँव में किस तरह से उसे चक्कर लगाना है। अभिषेक सर उसे बताते हैं कि उसे पूरे गाँव में चक्कर लगाना है और लास्ट में लौटते हुए उसे कुछ नशा मुक्ति अभियान के कुछ पर्चे बांट देने हैं। तभी विकास नोटिस करता है कि उसकी जीप में से शराब की बदबू आ रही है, इसलिए वह तुरंत ही अभिषेक सर को बताता है। तो अभिषेक हैरान रह जाता है, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान की जीप को एक नशे में आदमी चलाएगा तो ये तो चौंकाने वाली ही बात है। अभिषेक तुरंत ही उस आदमी को जीप से उतरने को कहता है, लेकिन वह आदमी अभिषेक से कहता है कि वह खिलाड़ी आदमी है, वह बलिया जिले से यहाँ तक आया है और अभी तक उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि हमें कैसे पता कि आपने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। तो वह आदमी कहता है तो चाहे तो आप टायर चेक कर लीजिए, जिस आदमी की जवान लड़खड़ारी हो वह जीप कैसे चला सकता है। इसके बावजूद अभिषेक सर उसे जीप ले जाने को कह देते हैं और गांव का चक्कर धीरे धीरे लगाने को कह देते हैं। जैसे ही वह आदमी जीप लेकर निकलता है, शुरुआत में ही पता चल जाता है कि वह आगे जाकर जीप ज्यादा दूर तक नहीं चला पाएगा, क्योंकि वह ठीक ढंग से जीप नहीं चला पा रहा था और आगे जाकर उसकी जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। विकास और अभिषेक उससे देख ही रहे थे और जैसे ही वह एक पेड़ को टक्कर मारता है, तुरंत ही अभिषेक और विकास उसके पास चले जाते हैं और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आते हैं। वह आदमी काफी भारी भरकम था, इसलिए उन दोनों से वह ठीक ढंग से उठाया भी नहीं जा रहा था। इसके बावजूद वह लोग उसे एक चेयर पर बिठाते हैं, जिसके बाद वह दौड़कर बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अभिषेक ने आज ही नई बेडशीट बिछाई थी और उसने आज ही गंदी कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रधान और उसकी पूरी फैमिली लड़के वाले को देखने के लिए एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं और जैसे ही वह घर से बाहर निकलते हैं और ऑफिस के सामने पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके ऑफिस के सामने एक जीप का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस पर रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि आज इन सब में मत पड़ो और वह तुरंत ही उन्हें वहां से ले जा लेती है। यहाँ अभिषेक प्रधान जी को कॉल नहीं लगा सकता था, क्योंकि आज वह लोग लड़के वाले को देखने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता है। लेकिन वह यहाँ पर लच्छा के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस आदमी का नशा कैसा उतारा जाए। लच्छा उनसे कहता है कि उसे एक जोरदार झापड़ मार दो, जिससे कि उसका नशा उतर जाएगा। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं करना चाहता था, तो लच्छा उन्हें बताता है कि एक काम करो, आप उसे हेडपंप के नीचे लेकर चले जाओ और उसे नहला दो, उसका नशा एकदम से उतर जाएगा, या फिर उसे खाना खिला दो। जिस आदमी को उठाने में ही उनकी हालत खराब हो गई हो, उस आदमी को हेडपंप के नीचे ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्हें सेकंड ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है और वह उसे खाना खिलाने की सोचते हैं। वह लोग किचन में जाते हैं और देखते हैं कि खाना क्या क्या बचा है। वहाँ पर वह देखते हैं कि सिर्फ दाल ही थी, इसलिए वह लोग चावल बनाने का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं मधुबन बलिया की शान के रेस्टोरेंट को, जहाँ पर प्रधान की पूरी फैमिली मौजूद थी और वह लड़के वालों का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक लड़के वाले का कोई अता पता नहीं था, इसलिए प्रधान जी उनके पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि वह तो बहुत पहले से ही मधुबन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं। जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि वह लोग मधुबन बलिया की शान में बैठे हुए हैं और लड़के वाले प्रधान जी को बताते हैं कि वह लोग मधुबन बलिया की शान असली वाले में बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रधान जी को पता चलता है कि आजू बाजू में ही 2 रेस्टोरेंट है जिनके नाम मधुबन है और वह 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो प्रधान जी लड़के वालों से कहते हैं कि वह लोग यहीं पर आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के रेस्टोरेंट को एडवांस में बुकिंग करा ली थी और खाना भी बनकर तैयार है और यहाँ पर 300 रुपए प्लेट खाना मिलता है, इसलिए उन लोगों को वह यहीं पर बुलाता है। लेकिन यहाँ पर लड़के वाले प्रधान जी को ही वहाँ पर बुलाते हैं और साथ में उल्टी सीधी 2 बात भी बोल देते हैं, जो कि प्रधान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में चावल बन रहे होते हैं और विकास और अभिषेक अपना काम भी कर रहे होते हैं।
तभी वह देखते हैं कि बाहर से कोई बाइक से हॉर्न दे रहा होता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भूसड़ है। वह उनसे कहता है कि इस जीप को हटाओ क्योंकि उसे निकलने में तकलीफ हो रही है, जबकि बाजू में बहुत सारा रास्ता पड़ा हुआ था, लेकिन वह वहीं से निकलना चाहता है, इसलिए उस जीप को वह तुरंत ही हटवाने को कहता है। इसलिए अभिषेक और विकास बड़ी मुश्किल से उस जीप को किनारे लगाते हैं और भूसड़ फिर चुपचाप चला जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को याद आता है कि गैस पर चावल चढ़े हुए थे, इसलिए वह तुरंत ही भागकर वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि चावल तो थोड़े से जल चुके हैं। अभिषेक विकास से कहता है कि ये चावल थोड़े बहुत खाने लायक तो हैं, हम इन जले चावलों को दाल से छिपा देंगे। दूसरी तरफ प्रधान की फैमिली बहुत देर से लड़के वालों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक तो वह वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे। रिंकी की मम्मी कहती है कि वह लड़के वाले हैं, इसलिए थोड़ा रौब तो वह दिखाएंगे, लेकिन प्रधान जी उनसे कहते हैं कि वह लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन वह ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। तो रिंकी की मम्मी खुद ही लड़के वालों से बात करने लगती है। वह उनसे कहती है कि वह लोग मधुबन बलिया की शान वाले रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन लोगों ने खाना भी परोसवा लिया है और अगर वह आधे घंटे में नहीं आए तो वह यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ विकास और अभिषेक उस नशेड़ी को उठा लेते हैं और उसे खाना खिलाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वह बार बार मालती नाम की एक औरत का नाम जप रहा था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। जैसे ही वह उठता है तो वह रोने लगता है और उसके बाद वह अभिषेक सर से उनकी सैलरी पूछने लगता है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि इसका मेरी सैलरी से क्या लेना देना, जिसके बाद अभिषेक सर उसे अपनी सैलरी बताते हैं कि उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। तो वह आदमी अभिषेक से कहता है कि जब 20,000 रुपए में वह अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाएगा ना, तब वह भी इसी तरह से नशेड़ी बन जाएगा। कोई भी आदमी नशेड़ी बनना नहीं चाहता, बल्कि मजबूरी उसे सब कुछ बना देती है। ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक को लग जाती है और इतना बोलने के बाद वह आदमी सो जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में लड़के वाले तो नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए रिंकी की मम्मी उनसे कहती है कि चलिए घर चलिए और वह सभी लोग घर की ओर रवाना होने लगते हैं। अब विकास भी ऑफिस से घर जाने लगता है और जाते जाते वह अभिषेक सर से कहता है कि वह उस नशेड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे क्योंकि वह तो नशे में है। अभिषेक सर उसकी बातों को सोचने लगते हैं और बाहर आकर वह उसकी रखी हुई सिगरेट को भी पीने लगते हैं। और जैसे ही वह सिगरेट पी ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर लच्छा और उसका बेटा स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल वह उसके बेटे राहुल को स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ अभिषेक सर टेंशन में आ चुके थे, इसलिए वह अपने पंचायत वाले ग्रुप में हाय भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज प्रधान जी भी देख लेते हैं और वह भी इसका रिप्लाई हाय से कर देते हैं। ग्रुप के चारों लोग एक्टिव हो चुके थे। आपको इस ग्रुप के बारे में तो मालूम ही होगा, जब भी कोई टेंशन में आता है तो वह उस ग्रुप में हाय लिख देता है और फिर शाम को वह सभी लोग शराब पीते हैं। लच्छा उनसे कहता है कि आज तो उससे शराब पीना ही था, वह लोग हाय पहुंचाए या फिर नहीं, क्योंकि उनका बेटा राहुल जब घर आता है तब वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। यहाँ अभिषेक सबको बताता है कि उस नशेड़ी ने जो बात आज बोली थी, उन बातों की वजह से आज वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था, इसलिए वह शराब पी रहा है। तभी वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि उस आदमी को होश आ चुका था और वह अपनी जीप की तरफ जाने लगता है। हालांकि वह अभी भी लड़खड़ा कर चल रहा होता है और उन्हें लग रहा था कि शायद वह फिर से कोई एक्सीडेंट कर देगा। वह अपनी जीप लेकर आता है और उनके सामने रुकता है और कहता है कि भूल चूक जो भी उसने किया हो उसके लिए माफ करना, और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रधान जी सबसे कहते हैं कि शराब अच्छे से अच्छे आदमी को बुरा बना देती है, और ये बात सुनने के बाद अभिषेक सबसे कहता है कि आज के बाद से वह कंट्रोल में ही पिया करेंगे, और ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुलेरा गांव में अब सीसीटीवी फुटेज लगने जा रहे हैं, जहां पर माधव नाम का आदमी विकास से पूछता है कि क्या इस सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखाई देगा। तो विकास उनसे कहता है कि फिलहाल जो आप हाथों से कर रहे हैं वो सब भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ ऑफिस में अभिषेक सर, प्रधान और लच्छा इस कैमरे को सेट करवा रहे थे। ये सीसीटीवी कैमरे गाँव में 4 जगह पर लगे हुए थे। एक तो प्रधान जी के घर के सामने, दूसरा मंदिर के सामने, तीसरा स्कूल के सामने और चौथा पंचायत के सामने। सारा काम हो जाने के बाद अभिषेक सर प्रधान जी से कहते हैं कि इस काम के लिए तो उन्हें लड्डू खिलाना चाहिए। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि लड्डू तो वह वैसे भी खिलाएगा क्योंकि कल तीज है और उनकी वाइफ उनके लिए उपवास रखने वाली है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी के घर पर तैयार हो रही थी और वही दूसरी तरफ प्रधान जी पानी पी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि आज तीज का उपवास है और उनकी वाइफ आज पानी तक नहीं पिएगी, इसलिए वह उनके सामने पानी भी नहीं पीता है और पानी के लोटे को छिपाकर वह चुपचाप अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह पानी तो पीते ही है, साथ में वह अपनी बेटी रिंकी से कुछ खाने के लिए भी लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रिंकी की मम्मी अंदर आती है तो वह अपने पति से कहती है कि आप ऐसे छिप छिप कर क्यों खा रहे हैं, वह मना थोड़ी ना करेगी। जिस पर रिंकी उनसे कहती है कि पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था, लेकिन बाद में आपने हम दोनों को बहुत चिल्लाया था। थोड़ी देर के बाद माधव पंचायत ऑफिस आता है और वह अभिषेक सर से कहता है कि उसकी बकरी स्कूल के सामने से गायब हो गई है। तो अभिषेक सर उससे कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं उसे पकड़ थोड़ी ना सकता हूं। तो माधव उनसे कहता है कि वह स्कूल के सामने से गायब हुई है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा
लगा हुआ है, अगर आप उस कैमरे में देखकर बता दें कि उसकी बकरी कहाँ गई है तो उसकी बकरी मिल जाएगी। अभिषेक सर मना करते हैं। वह कहते हैं कि इस काम के लिए सीसीटीवी कैमरे थोड़ी ना लगे हुए हैं, जिस पर माधव उनसे कहता है वह बकरी 2 लीटर दूध देती है, वह उसका घर बार चलाती है, इसलिए आप उस बकरी को जरूर ढूंढ दें। अभिषेक सर मान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी बकरी कौन से समय में गुमी थी, तो माधव उन्हें बताता है कि उसकी बकरी सुबह 8 बजे गुमी थी। अभिषेक सर कहते हैं कि इतना टाइम तो उसके पास नहीं है, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग भला कौन देखेगा, तो माधव उनसे कहता है कि वह खुद ही देख लेगा। तो अभिषेक सर माधव को कंप्यूटर के सामने बैठा देते हैं और उससे कहते हैं कि कोई भी बकवास किए बिना अपनी बकरी को ढूंढ लो। आगे हम देखते हैं कि तीज के त्योहार पर मंजू देवी आ जाती है मंदिर और उनके पीछे पीछे पिंटू की मम्मी भी आ जाती है, जो कि अगले प्रधान की दावेदार है। उनका यहाँ पर मंजू देवी से सामना होता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उनकी बोलचाल बंद है। तो मंजू देवी भी चुपचाप अपनी चप्पल को पहनकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वह घर आती है तो रिंकी के पास मलकापुर वाले राजीव जी का कॉल आता है और ये राजीव जी वही हैं जिससे रिंकी का रिश्ता टूटा है। रिंकी उनसे बात करती है और समझाती है कि आज के बाद उसके पास कॉल ना करे क्योंकि उनका तो रिश्ता टूट चुका है। यहाँ मंदिर के पास हम देखते हैं कि भूषण और उनकी वाइफ चप्पल ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें शक है कि कोई उनकी चप्पल को चोरी कर ले गया है और यहाँ पर पुरानी चप्पल छोड़ गया है। पिंटू की मम्मी भूषण को बताती है कि उसने कुछ दिन पहले ही न्यू चप्पल खरीदी थी और आज वह चोरी हो गई, इसलिए वह लोग मंदिर में पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने ये चप्पल पहन कर गया है, तो सभी लोग मना करने लगते हैं। तभी भूषण की नजर पड़ती है ऊपर लगे कैमरे की तरफ, इसलिए वह तुरंत ही पहुंच जाते हैं पंचायत ऑफिस। वहां जाने के बाद वह अभिषेक सर से कहते हैं कि उनकी चप्पल चोरी हो चुकी है और उनके सामने ही सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, इसलिए वह जल्दी से उसकी चप्पल को ढूंढ दे। पिंटू की मम्मी कहती है कि वह मंदिर 10-12 मिनट के लिए ही गई थी, इसलिए ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए विकास मंदिर के सामने वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकालता है और चेक करता है कि आखिर उनकी चप्पल को किसने चोरी किया है। यहाँ पर पता चलता है कि चप्पल को किसी और ने नहीं बल्कि प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी ने पहन कर गई है और उसे इस तरह देखकर पिंटू की मम्मी और भूषण गुस्से से लाल हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी बोलचाल बंद है, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी नई चप्पल चोरी कर ली थी। अभिषेक सर समझ जाते हैं कि अब तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि पिंटू की मम्मी और भूषण ऐसी ही बातों का बतंगड़ बनाने में एक्सपर्ट है। यहाँ पर वह अभिषेक सर से कहते हैं कि वह एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं क्योंकि मंजू देवी ने उनकी चप्पल चोरी कर ली है। अभिषेक सर उन्हें समझाते हैं कि ये गलती से हुआ है क्योंकि दोनों की चप्पलें सेम थी, इसलिए मंजू देवी ने गलती से वो चप्पल पहनकर चली गई है। लेकिन यहाँ पर पिंटू की मम्मी और भूषण तो मानने के लिए बिल्कुल भी राजी ही नहीं थे। वह तो केस करने की बात कहने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मंजू देवी की पुरानी चप्पल भी वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ प्रधान जी के घर पर मंजू देवी उनको बताती है कि दोनों की चप्पलें सेम थी, इसलिए गलती से उन्होंने ये चप्पल पहनकर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो वह घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मंजू देवी को कितने दिन की जेल होगी। तभी अभिषेक सर को एक आइडिया आता है और विकास को वह अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वह डायरेक्ट भूषण के घर के पास गाड़ी को रोकते हैं और चप्पल को लेकर पीछे के रास्ते से जाते हैं। वहां जाकर वह जोर से चप्पल को फेंकते हैं जो कि भूषण के घर के पार चली जाती है। अभिषेक सर को यह एहसास हो गया था कि ये चप्पल भूषण के घर में नहीं बल्कि ये चप्पल तो भूषण के घर के पार हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ प्रधान जी और लच्छा ये सोच में पड़े हुए थे कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब अभिषेक सर और विकास सामने वाले घर से उनकी चप्पल वापस लाते हैं और इस बार अभिषेक सर ही भूषण के घर पर वह चप्पल फेंकते हैं। वह चप्पल सही जगह पर जाती है, पर इस तरह से सही जगह पर जाती है जहाँ पर उसे नहीं जानी चाहिए थी। वह जाती है पिंटू की मम्मी के सर पर और जैसे ही उनके सर पर चप्पलें आती है तो पिंटू की मम्मी तो बौखला जाती है और यहाँ पर अभिषेक सर और विकास भाग जाते हैं और यहाँ पर भूषण उन चप्पलों को देखता है कि ये तो हमारी ही चप्पल है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। वह अभिषेक सर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने वह चप्पल वापस कर दी है, तो अभिषेक सर हाँ तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही पल भूषण एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला है, इसलिए वह उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने चप्पल तो वापस कर ही दी है। जिस पर भूषण उनसे कहता है कि वह केस तो जरूर दर्ज करेगा क्योंकि जो चप्पल उन्होंने वापस करी है वो पिंटू की मम्मी के सर पर लगी है। भूषण उनसे साफ मना कर देता है कि उसे रोकना तो नामुमकिन है, वह केस तो जरूर दर्ज करेगा। अभिषेक सर उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने उसकी चप्पल चुराई है, तो वह उससे कहता है कि उसके पास एक सबूत है और वो सबूत अभिषेक सर को भी मालूम है। वो सबूत था सीसीटीवी का, इसलिए वह उससे कहते हैं कि ठीक है, तो वह उस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को ही डिलीट कर देगा और ऑफिस की तरफ आने लगते हैं। उनके पीछे पीछे भूषण भी आने लगता है। वह अपने कैमरे को निकालता है और उनसे कहता है कि अगर उसने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को डिलीट किया तो वह अपने कैमरे की वीडियो से रिकॉर्ड करके सबूत बना लेगा। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि तू बना ले, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे भी डिलीट कर देंगे और तेरे मोबाइल को भी। भूषण यहाँ पर माधव से कहता है कि तुमने ये सब कुछ देखा है इसलिए तुम मेरे सबूत बनोगे। तो अभिषेक सर माधव से कहते हैं कि तुम्हारी बकरी वाली वीडियो भी बाजू में ही है, अगर उसने कुछ बोला तो वह उससे भी डिलीट कर देगा। तो माधव भूषण से कहता है कि तुम बहुत बकवास आदमी हो
और यहाँ पर अभिषेक सर फाइनली उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और भूसर से कहते हैं कि तुझसे जो बने अब वो कर लेना। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी के घर से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि पिंटू की मम्मी और मंजू देवी में झड़प हो चुकी है, इसलिए सभी लोग प्रधान जी के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते ही वह लोग मंजू देवी और पिंटू की मम्मी की झड़प को रोकते हैं। पिंटू की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वह उनसे कहती है कि अगले इलेक्शन में वह उन्हें देख लेगी, वह चुन चुन कर सबका बदला लेगी। और मंजू देवी भी कहाँ कम पड़ने वाली थी, वह उससे कहती है कि जो बने वो कर लेना। पिंटू की मम्मी भूसर से कहती है कि आप तो FIR दर्ज करने वाले थे, क्या हुआ? तो वह उन्हें बताते हैं कि FIR दर्ज तो वह करने वाला था, लेकिन सचिव जी ने CCTV कैमरे की वीडियो को ही डिलीट कर दिया। और जाते जाते अभिषेक सर उन्हें उनकी चप्पल भी वापस कर देता है, जो कि वह उन्हें फेंक कर देता है, लेकिन वह चप्पल भी जाकर पिंटू की मम्मी के सर पर लग जाती है। इस पर पिंटू की मम्मी कहती है कि इसका भी वह बदला लेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर माधव आता है और वह उनसे कहता है कि उसे उसकी बकरी मिल चुकी है, इसलिए वह यहाँ पर चाबी वापस करने के लिए आया था। मंजू देवी उससे कहती है कि अगले इलेक्शन में वोट हमें ही देना। तो माधव उनसे कहता है कि वह वोट तो नहीं देगा, बस एक प्रॉब्लम है, बस वो वहाँ की खराब सड़क को ठीक करवा दे। तो मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि अगला इलेक्शन अगर उन्हें जीतना है तो सड़क जरूर बननी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। 6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी को, जो कि अपनी बहुत सारी लौकियों में से एक लौकी को चुन रहे होते हैं। दरअसल आज वह विधायक से मिलने वाले हैं और उनसे सड़क के सिलसिले में बात भी करनी है। मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि कुछ भी हो जाए वह सड़क के लिए फंड जरूर लेकर आना। अब वह लोग पंचायत ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर वह अभिषेक सर से पूछते हैं कि क्या वह भी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वह तो साफ मना कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर विकास आ जाता है, जिसने बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि रिंकी के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और जैसे ही वह फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी अननोन नंबर का कॉल नहीं, बल्कि ये तो राजीव का कॉल है, जो कि किसी अननोन नंबर से ही फोन लगा रहा है। दरअसल राजीव रिंकी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, इसलिए रिंकी ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था और अभी भी वह उससे यही कहती है कि उससे बात उसे नहीं करनी। अगर उसने अगली बार कॉल किया तो वह अपने पापा को बता देगी। आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी विधायक के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और कई सारी कार खड़ी हुई थी, जो कि सारी ही विधायक जी की ही थी। प्रधान जी यहाँ पर विधायक जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें बुलाने वाले थे। और जैसे ही वह अंदर बुलाते हैं तो वह उन्हें तुरंत ही लौकी दे देते हैं। विधायक जी उनसे कहते हैं कि ये लौकी आप मुंह में ठूसेंगे क्या, वहाँ पर रख दीजिए। विधायक जी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वह सबसे ऐसे ही बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक गंदी सी स्मेल आने लगती है और वह उनसे पूछने लगते हैं कि ये किस चीज की स्मेल है। तो विकास उन्हें बताता है कि ये उसका परफ्यूम है। ये सुनने के बाद विधायक जी तुरंत ही विकास को बाजू में बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर परफ्यूम लगाकर आना वर्जित है। अब प्रधान जी मुद्दे की बात पर आते हैं और विधायक जी से कहते हैं कि उन्हें उनके गांव की सड़क बनवानी है, जिसमें उन्हें 30 से 35 लाख रुपए लगने वाला है, इसलिए वह चाहते हैं कि वह उनकी पंचायत में सड़क के नाम पर फंड दे। ये बात सुनने के बाद विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि 30-35 लाख तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पान खाकर थूक देना। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विधायक जी का आदमी आता है और वह उनसे कहता है कि जिस धरने पर वह जा रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए उनके पास 4-5 आदमी कम पड़ रहे हैं। तो वह यहाँ पर प्रधान जी लच्छा और विकास को भी उस ट्रॉली में बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये धरना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विधायक जी ने बताते हैं कि वह लोग एक रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फकोली स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है और वह चाहते हैं कि वह एक्सप्रेस ट्रेन फकोली स्टेशन पर रुके और इसी बात का धरना देने के लिए वह उस ट्रैक पर जा रहे हैं। साथ में वह ये भी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वह भी वहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंकी अभिषेक सर से मिलने के लिए उनके ऑफिस आ जाती है और अभिषेक सर रिंकी को देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद रिंकी उन्हें उनकी प्रॉब्लम बताती है। वह बताती है कि राजीव से उनका रिश्ता टूट चुका है, इसके बावजूद वह कॉल लगाकर उसे परेशान कर रहा है। उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने उसके पास आज अननोन नंबर से कॉल लगाया और फिर से उसे तंग करने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फकोली स्टेशन पर प्रधान जी और उनके साथियों ने धरना देना स्टार्ट कर दिया है, जबकि विकास और लच्छा तो पेड़ के नीचे मस्त आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी विधायक के आदमी से कहते हैं कि उसे टॉयलेट लगी है, इसलिए वह भी उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। अब विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वह वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं और साथ में वह दुबे जी के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ पर है। तो विधायक का आदमी विधायक को बता देता है कि वह तो मस्त पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और ट्रेन बस आने ही वाली है। यहाँ अभिषेक सर रिंकी से राजीव का नंबर ले लेता है और उसके पास कॉल लगा देता है। साथ में वह फोन को लाउड स्पीकर पर भी रख देता है ताकि रिंकी भी ये सारी बातें सुन सके। राजीव के पास फोन लगने के बाद अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से बोल रहा है और उसके नाम की एक कंप्लेंट आई है कि वह रिंकी नाम की लड़की को तंग करता है। वैसे ही पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं और वह नहीं चाहता कि वह एक और केस दर्ज करे। ये बातें सुनने के बाद राजीव तो पूरी तरह से घबरा ही जाता है और उनसे कहता है कि आज के बाद वह कभी भी रिंकी को कॉल नहीं करेगा। ये बातें सुनने के बाद रिंकी अभिषेक सर को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी
दूसरी तरफ विधायक के आदमी अभी तक धरना दे रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर पुलिस की एक टोली आ जाती है और वह धरना दे रहे लोगों को भगाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वह वहाँ के बारे में पूछते हैं। विधायक का आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए हैं और वह हमारे लोगों को बेरहमी से मारे जा रहे हैं। जिसके बाद जब वह प्रधान जी को कॉल देते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि वह लोग ट्रैक पर ही लेट जाए। और ये बात सुनने के बाद प्रधान जी सबसे कह देते हैं कि वह सभी लोग ट्रैक पर ही लेट जाए। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर विधायक के सारे लोगों को तो भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, जिनमें प्रधान, लच्चा और विकास मौजूद थे। तो वह तीनों को ही जेल में बंद करने के लिए ले जाने लगते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन प्रधान जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, इसलिए मंजू देवी को उनकी टेंशन होने लगी थी। इसलिए रिंकी उनके पास कॉल करती है, लेकिन उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद जब वह विकास और लच्चा के पास कॉल करती है तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसलिए मंजू देवी अभिषेक सर के पास कॉल कर देती है और उन्हें बताती है कि प्रधान जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि प्रधान जी तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। यहाँ पर वह इंस्पेक्टर से काफी बार कह चुके हैं कि वह फुलेरा गांव के प्रधान है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अभिषेक सर आ जाते हैं और वह पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि ये फुलेरा गांव के सरपंच है। प्रधान जी अभिषेक सर से पूछते हैं कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो वह उन्हें बताते हैं कि वह विधायक जी के यहाँ पर गए थे, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि वह लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब उनके पास तो बाइक भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बाइक तो विधायक के घर पर खड़ी हुई है, इसलिए वह विधायक जी के घर पर जाने लगते हैं। अब विधायक जी के घर के बाहर वह सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद विधायक जी जब बाहर आते हैं तो वह उन तीनों को देखकर थोड़ा सा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह ये नहीं चाहते थे कि वह अभी जेल से बाहर निकले। दरअसल वे ये चाहते थे कि वह लोग जेल में ही रहे। विधायक जी ये चाहते थे कि वे खुद ही जेल जाए और उन तीनों को छुड़ाए, जिससे उनका नाम होता। लेकिन इस प्लान पर तो अभिषेक सर ने पूरी तरह से पानी फेर दिया था, इसलिए वह अभिषेक सर से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और 2-4 गालियां भी देने लगते हैं। अभिषेक सर को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उनका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। जिसके बाद विधायक जी प्रधान से कहते हैं कि वह उनके गांव जरूर आएंगे, लेकिन वह उनके गांव में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करे और एक मंच तैयार करे। अगर भीड़ ज्यादा इकट्ठी रही तो वह सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे कि वह इस सड़क के लिए फंड देने के लिए तैयार है। विधायक की इन बातों को सुनकर अभिषेक को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था, इसलिए वह दुखी था। साथ में एक और आदमी दुखी था, वो था प्रधान जी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी थी, जो कि इम्पॉसिबल था। साथ में प्रधान जी मंजू देवी और रिंकी को ये भी बताते हैं कि आज जो सचिव जी के साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। अब रिंकी मंजू देवी के मोबाइल से सचिव जी का नंबर निकाल लेती है और तुरंत ही उनके पास कॉल कर देती है। उनके पास कॉल करने के बाद वह उनसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। उसे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अभिषेक सर यहाँ पर थोड़े से दुखी थे, इसलिए वह रिंकी से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। कॉल कट करने के बाद रिंकी यहाँ पर अभिषेक सर का नंबर सेव कर लेती है और उनके पास मैसेज करती है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर अभिषेक सर भी रिंकी का नंबर सेव कर लेते हैं और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब बढ़ रही है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विकास और लच्चा को, जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ सड़क पर खड़े हुए थे। वह वहाँ पर एक बस को रोकते हैं और कंडक्टर को बुलाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, क्योंकि फुलेरा गांव में एक अखंड कीर्तन होने वाला है 72 घंटे का, इसलिए वह लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए सड़क से जो भी बड़े बड़े वाहन निकल रहे होते हैं उन सभी से वह लोग पैसे मांग रहे हैं। यहाँ पर कंडक्टर फंड के तौर पर 50 रुपए देता है। तो विकास उससे कहता है कि इतनी बड़ी बस होने के बाद भी वह सिर्फ 50 रुपए दे रहा है, इसलिए वह उसे 100 रुपए मांगते हैं और वह दे भी देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक टेम्पो रुकता है, जिसमें एक आदमी था जिसका नाम था सिद्धार्थ, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे अभिषेक सर का बहुत पुराना दोस्त है। सिद्धार्थ यहाँ पर फुलेरा ग्राम के बारे में पूछता है और साथ में बताता है कि वह अभिषेक नाम के आदमी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बात सुनने के बाद विकास उनसे कहता है कि वह तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये उप प्रधान है और हम सहायक सचिव हैं। विकास तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है और अभिषेक सर के पास कॉल करने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे रोकता है और कहता है कि वह अपने दोस्त अभिषेक को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वह उसके पास कॉल ना करे। अब सिद्धार्थ फुलेरा ग्राम की तरफ निकल पड़ता है और सिद्धार्थ पहुंच जाता है ग्राम पंचायत फुलेरा के ऑफिस, जहां पर वह मिलता है अभिषेक से। अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश होता है और सिद्धार्थ का भी सपना था कि वह गांव में घूमे, क्योंकि सिद्धार्थ आज से पहले कभी भी गांव में नहीं घूमा था, इसलिए वह बहुत ही खुश था कि वह अब गांव में घूमने वाला है। दूसरी तरफ मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि सभी लोग कितना कितना फंड दे रहे हैं और साथ में ये भी कहती है कि हम लोग कितना फंड देने वाले हैं। प्रधान जी उनसे कहते हैं कि वह लोग 10,000 रुपए देने वाले हैं, लेकिन मंजू देवी उनसे कहती है कि हम गांव के प्रधान हैं, इसलिए हमें 20,000 रुपए देने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को आए हुए कुछ ही देर हुए थे, लेकिन वह तो गांव में बोर ही होने लगा है। वह चाहता है कि वह खेत में जाकर घूमे,
क्योंकि वह आज से पहले खेत में कभी भी नहीं घूमा था। यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि अभी तो सोने की प्रॉब्लम भी होने वाली है, इसलिए वह प्रधान जी के यहाँ पर जाकर कुछ गद्दे लेकर आ जाएगा। तो सिद्धार्थ उससे कहता है कि हम लोग अभी भी बोर ही हो रहे हैं, इसलिए गद्दों को रात को ना लाकर हम अभी लेकर आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ और अभिषेक प्रधान जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। प्रधान जी के घर पर जाने के बाद अभिषेक तो गद्दा लपेटने लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रधान जी सिद्धार्थ से पूछते हैं उसका नाम। तो सिद्धार्थ उन्हें बताता है सिद्धार्थ। प्रधान जी उससे पूरा नाम पूछना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ तो उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ ही बताता है। सिद्धार्थ उनसे कहता है कि उसका सर्टिफिकेट में सिर्फ सिद्धार्थ ही लिखा है, इसलिए वह सभी को सिद्धार्थ ही बताता है। जिसके बाद वह उससे उसके पिता का नाम पूछते हैं और सिद्धार्थ उन्हें नाम बताता है मनोरंजन, और इसमें भी वह कोई भी सरनेम लगाकर नहीं बताता है। और फिर आखिरकार अभिषेक सर को ही बताना पड़ता है कि उसका पूरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। तब प्रधान जी सिद्धार्थ को गुप्ता जी कहकर पुकारने लगते हैं। वह जाने लगते हैं, लेकिन मंजू देवी उन्हें रुकने को कहती है। वह कहती है कि वह चाय रखने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि घर पर बहुत सारा दूध रखा हुआ है, वह खराब हो जाएगा, इसलिए वह वहीं जाकर चाय पी लेंगे। जाते जाते सिद्धार्थ भैंस देखता है और वह कहता है कि आज से पहले उसने कभी भी भैंस भी नहीं देखी थी, इसलिए वह अलग अलग पोस्ट में भैंस के साथ फोटो क्लिक करवाने लगता है। लेकिन तभी भैंस उसे एक लात मार देती है, जिससे वह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। अब वह लोग फिर से ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ अभिषेक से कहता है कि दोपहर हो रही है, लेकिन फिर भी गाँव में इतनी शांति है, ये गाँव बहुत बोरिंग है। लेकिन तभी वहाँ पर लच्छा और विकास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अभी आपको बोरिंग इसलिए लग रहा था क्योंकि हम नहीं थे, अब हम आ गए हैं इसलिए आपको बोरिंग नहीं लग सकता। अभी तो पूरा दिन पड़ा था और उनका ड्रिंक करने का प्लान भी उन लोगों ने रात को ही बनाया था, लेकिन वह लोग चाहते हैं कि वह लोग इस प्लान को शिफ्ट करते हैं और दोपहर में ही ड्रिंक करने का प्लान बना लेते हैं। सिद्धार्थ भी चाह रहा था कि वह कुछ एडवेंचर टाइप करे, इसलिए वह भी मान जाता है और पेड़ के नीचे ड्रिंक करने का वह प्लान बना लेते हैं। यहाँ वह प्रधान जी के पास भी कॉल लगा देते हैं और उन्हें ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट भी कर देते हैं। वह मंजू देवी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सचिव जी के ऑफिस में चाय ज्यादा बन गई है, इसलिए वह उन्हें चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए प्रधान जी भी ये बहाना मारकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद वह पांचों ही एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह अपने साथ बहुत सारे बियर की बोतलें भी लेकर गए थे। यहाँ पर वह खूब एंजॉय करने वाले थे और वह काफी खुश भी नजर आ रहे थे। प्रधान जी यहाँ पर बोतल खोलते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उन लोगों ने ये प्लान बना लिया, क्योंकि रिंकी की मम्मी तो उससे परेशान ही करने वाली है। साथ में वह उन्हें ये भी बताते हैं कि अखंड कीर्तन में वह विधायक को बुलाने वाले हैं। और ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर प्रधान जी से कहते हैं कि आखिर अखंड कीर्तन के लिए विधायक जी को बुलाने की क्या जरूरत है। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि वही तो सड़क के लिए फंड देने वाले हैं, इसलिए उन्हें तो जरूर बुलाना होगा। और ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर का मुंह पूरी तरह से लटक जाता है और ये बात विकास और लच्छा भी नोटिस कर लेते हैं। अभिषेक सर प्रधान जी से कहते हैं कि हमें विधायक जी को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा उनके सामने झुकना पड़ता है। तो प्रधान जी उनसे कहते हैं कि इस बार हम उनके सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि वह सीधे ही बात करेंगे। तो अभिषेक सर कहते हैं तो उन्हें फिर बुलाना ही क्यों है। वह कहता है कि प्रधान जी के लिए उसने बहुत कुछ किया है, दूल्हे से गाली खाई है, भूसड़ से भी गाली खाई है, यहाँ तक कि उसने तो विधायक से भी गाली खाई है। वो सिर्फ इसलिए ताकि प्रधान जी को कुछ ना हो। वह चाहता तो बदले में उनसे हर कुछ बोल सकता था, लेकिन आपके कारण वह चुप रहा। दोस्त यार बोल देने से दोस्त यार बन नहीं जाते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। और गुस्से में वह वहाँ से उठकर चला जाता है। माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। विकास ने गद्दे लेकर आ गया था और लच्छा ने बियर की बोतलें वापस लेकर आ गया था और प्रधान जी अपने घर चले गए थे गुस्से में। प्रधान जी ये सारी बातें अपनी वाइफ मंजू देवी को बताते हैं और मंजू देवी को तो ये सारी बातें सही ही लग रही थी कि आखिर अखंड कीर्तन में विधायक जी को बुलाने में क्या गलती है। यहाँ विकास और लच्छा आपस में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि वह दोनों में से किसी एक का साइड भी नहीं ले सकते। अगर उन्होंने किसी एक का साइड लिया तो दूसरा अपने आप बुरा मान जाएगा, इसलिए उन्हें तो चुप ही रहना चाहिए। अभिषेक यहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त तो पहली बार यहाँ पर आया है, इसलिए वह गुस्सा थूक देता है। वह कहता है कि वह जाकर बियर की बोतल पी ले, लेकिन सिद्धार्थ उससे कहता है कि उसे भी पीना पड़ेगा, तभी वह बियर की बोतल पिएगा। तो अभिषेक भी मान जाता है और वह बियर की बोतल लेने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही वह बियर की बोतल लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक सांप दिखता है और वह वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है। इसलिए वह दोनों तुरंत ही अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हैं और तुरंत ही लच्छा के पास कॉल लगाते हैं और बताते हैं कि ऑफिस में सांप घुस चुका है, इसलिए वह तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाए। लच्छा सांप की खबर सुनकर वह तुरंत ही प्रधान जी के पास भी कॉल कर देता है और उन्हें भी बता देता है, जिसके बाद वह तीनों ही तुरंत ही ऑफिस पहुँच जाते हैं लाठी लेकर। प्रधान जी यहाँ पर अभिषेक से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा सांप था, तो वह उन्हें बताता है कि शायद यहाँ पर अजगर टाइप का था। तो वे लोग सिद्धार्थ और अभिषेक को बाहर ही खड़ा कर देते हैं और तीनों अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। विकास अभिषेक सर के रूम को चेक कर रहा होता है और तभी अचानक से उसे कुछ सांप जैसे दिखाई देता है और वह तुरंत ही भागकर आकर कुर्सी पर खड़ा हो जाता है।
यहाँ पर वह कहता है कि वहाँ पर उसने सांप टाइप का कुछ देखा। तो अभिषेक उससे कहता है कि वहाँ पर सिद्धार्थ का बेल्ट रखा हुआ था, शायद उसने वही देखा होगा। जिस पर विकास उससे कहता है कि वह भी यही सोच रहा था कि सांप का मुंह बेल्ट के बक्कल जैसा कैसे हो सकता है। अब रात हो चुकी थी लेकिन उन्हें सांप तो अभी तक नहीं दिखाई दिया था। सोने का टाइम भी हो रहा था और लेकिन सिद्धार्थ उससे कहता है कि वह यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकता। इसलिए प्रधान जी उनसे कहते हैं कि वह अपने घर चले, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी जगह है और एक ही रात की तो बात है। इसलिए वह लोग उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर प्रधान जी उनकी पूरी अरेंजमेंट करते हैं और अभिषेक यहाँ पर प्रधान जी से माफी भी मांगता है। वह उनसे कहता है कि आज के लिए उसने जो भी कहा उसके लिए वह माफी मांगना चाहता है। वह एमएलए को बुलाना चाहते हैं तो वह बुला सकते हैं। और तभी गाँव की लाइट चली जाती है और प्रधान जी बुलाते हैं रिंकी को लालटेन जलाने के लिए। रिंकी आती है और वह अभिषेक से पूछती है कि आखिर उन्होंने ऑफिस में कौन सा सांप देखा था। तो अभिषेक उन्हें बताता है अजगर। यहाँ पर रिंकी और अभिषेक दोनों ही खुशी खुशी बातें कर रहे थे और उन्हें इस तरह से बात करता हुआ सिद्धार्थ सब कुछ नोटिस भी कर रहा था। अब दोनों सोने लगते हैं और सिद्धार्थ की सुबह 7:30 बजे की ट्रेन थी। अभिषेक उससे कहता है कि वह 2-4 दिन और क्यों नहीं रुक जाता। सिद्धार्थ उससे कहता है कि अब तो वह गाँव में कभी भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी खत्म होता है। 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुलेरा ग्राम पंचायत में अखंड कीर्तन की तैयारी के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिंकी और उसकी दोस्त कविता आती है और कविता वही लड़की है जिसकी शादी गणेश से हुई थी, जिसे हम पहले सीजन में देख चुके हैं। ये दोनों यहाँ से बाजार की तरफ जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर राजकुमार नाम का एक आदमी आता है। तो प्रधान जी उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने अखंड कीर्तन के लिए चंदा दे दिया है। तो वह कहता है कि उसने अभी तक नहीं दिया है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि उसे 2500 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एक सर्विस वाला आदमी 2500 रुपए ही चंदा दे रहा है। यहाँ पर वह उससे बताते हैं कि प्रहलाद खुद तो 2500 रुपए दे रहा है, साथ में उसका बेटा भी 2500 रुपए दे रहा है। राहुल ने अभी तक पैसे नहीं दिए थे, इसलिए प्रहलाद जी उसे फोन करके उससे कहते हैं कि वह पैसे भेज दे। और राजकुमार भी यहाँ पर 2500 रुपए दे देता है। विकास राजकुमार जी को बताता है कि हमारे प्रधान जी अखंड कीर्तन के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये बात गाँव में किसी को भी नहीं मालूम थी। ये सुनकर प्रधान जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह विकास से कहते हैं कि तुरंत ही वार्ड मेंबर की एक मीटिंग बुलाओ और उसमें चुपचाप से कह दो कि प्रधान जी 20,000 रुपए दे रहे हैं, ताकि गांव के लोगों को पता चले। उधर ही दूर बैठा भूसड़ ये सब कुछ देख रहा था। वह अपने बाजू वाले आदमी से कहता है कि क्या उसने चंदा दिया है। तो वह हाँ में जवाब देता है, लेकिन भूसड़ ने अभी तक चंदा नहीं दिया था, क्योंकि उससे किसी ने मांगा ही नहीं था, क्योंकि भूसड़ की फैमिली से उनका बोलचाल बंद है। ये बात वह अपनी वाइफ को बताता है कि उन लोगों ने हमसे चंदा नहीं लिया है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अब वार्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी लोग अखंड कीर्तन के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर धीरे से बात अनाउंस की जाती है कि प्रधान जी अखंड कीर्तन के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर भूसड़ और उसकी वाइफ आ जाती है और वह वार्ड मेंबर को बताते हैं कि हमसे चंदा नहीं लिया गया है, ऐसा क्यों हुआ। वह भी अखंड कीर्तन में अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो विकास उनकी भी पर्ची काटने लगता है, लेकिन तभी भूसड़ रुकने को कहता है और उनसे कहता है कि उसका टेंट का बिजनेस है, इसलिए वह अखंड कीर्तन में अपने टेंट की सारी चीजें फ्री में देना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद वार्ड मेंबर्स तालियां बजाने लगते हैं और प्रधान जी से कहते हैं कि ये तो कम से कम 30 से 35,000 रुपए का सहयोग है। ये बात सुनने के बाद प्रधान जी का थोड़ा मुंह तो लटक जाता है, क्योंकि जो तारीफ प्रधान जी बटोरने आए थे वह तारीफ तो भूसड़ ले गया है। अब सभी लोगों के जाने के बाद पंचायत के लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भूसड़ हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि वह विधायक को बुला ले और वह सड़क के बारे में 2-4 बात ही बोल देंगे, इतने में ही काम हमारा हो जाएगा। विधायक जी का नाम सुनते से ही अभिषेक सर का मुंह लटक जाता है। इसके बावजूद वह उनसे कहते हैं कि आप एमएलए को बुला लीजिए, क्योंकि वह तो घर जाने वाला है। तो प्रधान जी विधायक जी के पास चले जाते हैं और यहाँ पर अभिषेक सर अपने घर जाने की टिकट ले लेते हैं। रास्ते में उन्हें रिंकी मिलती है और फिर वह साथ में बैठकर समोसे खाने लगते हैं। यहाँ पर अभिषेक सर बता देते हैं कि वह अपने घर जा रहा है। रिंकी समझ जाती है कि विधायक जी के आने के कारण ही अभिषेक सर अपने घर जा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ विधायक जी के पास प्रधान जी एक बड़ा सा कटहल लेकर आते हैं। प्रधान जी विधायक जी को अखंड कीर्तन के लिए इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होने वाली है, इसलिए आप जरूर आइएगा। विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि उस सचिव को हमसे दूर रखिएगा। तो प्रधान जी उससे कहते हैं कि वह तो कल ही अपने घर जा रहे हैं। प्रहलाद जी विधायक जी से कहते हैं कि आप अभिषेक सर को जितना गलत समझ रहे हैं वह उतना है नहीं। और ये बात सुनने के बाद तो विधायक जी गाली गलौज करने लगते हैं और उन तीनों को गालियां देने लगते हैं। ये सुनने के बाद प्रधान जी का दिमाग खराब हो जाता है और वह उनसे कहते हैं कि अब वह उल्टा सीधा नहीं सुनने वाले। तो विधायक जी भी उन तीनों को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन जाते जाते प्रधान जी उनसे कहते हैं कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि फुलेरा गांव में 1000 वोट है। प्रधान जी यहाँ पर विधायक जी को बहुत बुरी बुरी बातें भी बोलते हैं। यहाँ अभिषेक सर और रिंकी बाजार से अपने गाँव आ चुके थे और फिर थोड़ी ही देर के बाद प्रधान जी गुस्से में लाल होकर ऑफिस आते हैं और सचिव जी को बताते हैं कि उसने विधायक को बहुत चिल्लाया, क्योंकि उसने आपको गालियां दी थी। ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर को अंदर ही अंदर थोड़ा अच्छा तो लगा था। तभी विकास उनसे
से कहने लगता है कि विधायक जी के आने के कारण ही आप यहाँ से जा रहे थे, अब आप मत जाइए। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि टिकट कंफर्म हो चुकी है, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। तब प्रधान जी प्रहलाद जी से कहते हैं कि आप उस टिकट को फाड़ दो, और प्रहलाद जी भी ऐसे ही करते हैं। अब माहौल खुशी का था, इसलिए वह लोग अपना मौसम बना लेते हैं। उनमें एक बियर की बोतल ज्यादा थी और वह बोतल थी सिद्धार्थ की, क्योंकि वह तो बिना पिए ही वापस चला गया था, इसलिए वह उसके पास वीडियो कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसकी बोतल सही सलामत रखी है। लेकिन तभी आता है प्रहलाद जी के पास एक फोन और उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा राहुल शहीद हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद प्रहलाद जी की जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है। राहुल के मृत शरीर को गाँव लाया जा रहा था और गाँव में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ रिपोर्टर भी आए हुए थे जो कि ऑफिस में ही थे। वह आपस में बात भी कर रहे थे, जिनकी बात को अभिषेक सुन रहा था। वह कहते हैं कि प्रहलाद जी के जीवन में कोई नहीं था, ना तो उनके माता पिता, ना उनकी बीवी, उनका सिर्फ एक बेटा था, वो था राहुल, और आज वह भी नहीं रहा। राहुल सिर्फ प्रहलाद जी का ही बेटा नहीं था, बल्कि वह तो पूरे गांव का बेटा था। उसे सब चाहते थे। यहाँ प्रधान जी के पास एमएलए का बार बार कॉल आ रहा था और प्रधान जी बार बार उस फोन को कट करते जा रहे थे। वह मंजू देवी से कहते हैं कि विधायक गाँव में आने की फिराक में है, इसलिए जैसे ही वह गाँव में आए उसे तुरंत ही वापस भेज देना। थोड़ी देर के बाद फुलेरा गाँव में विधायक जी की गाड़ियों की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर मंजू देवी ने ढेर सारी औरतों को इकट्ठा कर रखा था और वह सभी लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मंजू देवी उनसे कहती है कि उन्हें गांव में आने की कोई जरूरत नहीं है, वह वापस चले जाए। जिस उप प्रधान को उन्होंने गालियां दी थी वह कोई और नहीं बल्कि राहुल के पिता ही थे और आज वह सद्भावना देने आ गए। विधायक जी मंजू देवी से कहते हैं कि फंड की थोड़ी कमी थी, इसलिए वह लोग उनकी सड़क को नहीं बना पाए। तो मंजू देवी उनसे कहती है कि रोड बनाने के लिए फंड लगता है, लेकिन अच्छे बर्ताव वाले इंसान बनने के लिए कोई फंड नहीं लगता। इतना बोलकर मंजू देवी विधायक जी को अपने गांव से वापस भेज देती है और राहुल का अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है। किसी पत्नी का पति नहीं रहता है तो उसे विधवा कहते हैं, बच्चों के माता पिता नहीं रहते हैं तो उन्हें अनाथ कहते हैं। लेकिन जब अपने माता पिता के बच्चे ही ना रहे, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि ये दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। आज प्रहलाद जी को सद्भावना देने के लिए कई लोग होंगे, उनके गांव के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे और पूरे देश के लोग होंगे, लेकिन आज उनके पास उनका परिवार ही नहीं है। राहुल के जाने के बाद प्रहलाद जी पूरी तरह से टूट जाते हैं। प्रधान जी का भी कहीं पर मन नहीं लगता, क्योंकि वह उनका भी तो बेटा था। गांव की कई रातें ऐसे ही सन्नाटे में गुजरती है, क्योंकि राहुल पूरे गांव और पूरे देश का बेटा था। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रहलाद जी अभी तक घर से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए प्रधान जी उनके पास जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालते हैं। प्रधान जी प्रहलाद जी को ऑफिस लेकर जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन वह खाना ना खाकर रोने लगता है। वह कहता है कि वह अकेला पड़ चुका है, उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर वह तीनों मिलकर प्रहलाद जी को सद्भावना देते हैं और कहते हैं कि वह उनका पूरा परिवार है। और सीरीज के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन रुकता है प्रधान जी के घर के सामने और जैसे ही मंजू देवी दरवाजा खोलती है, पोस्टमैन मंजू देवी से कहता है कि पंचायत ऑफिस में कोई नहीं था, इसलिए वह यहीं पर आ गया। वह मंजू देवी के हाथ में एक लेटर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। मंजू देवी ये लेटर रिंकी के पास लेकर जाती है और उसे पढ़ने को कहती है। रिंकी मंजू देवी को बताती है कि सचिव जी का ट्रांसफर हो चुका है और ये ट्रांसफर किसी और नहीं बल्कि विधायक जी नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि गांव में उनके साथ जो भी हुआ वह सचिव जी की वजह से हुआ था, इसलिए विधायक जी ने सचिव जी का ट्रांसफर करवा दिया। इमोशन और ड्रामा से भरा हुआ आखिरी एपिसोड आपकी आंखें नम कर देगा। परिवार की कमी कैसे कभी आपको गांव में महसूस नहीं होती है और कैसे सुख या दुख पूरा गांव एक परिवार हो जाता है, ये आपको इस आखिरी एपिसोड में भरपूर देखने को मिलता है। पंचायत वो कहानी है जो इस जमाने के हर शख्स ने किसी बड़े बुजुर्ग से किसी न किसी गांव देहात के बारे में सुनी है। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी सीरीज का सीक्वल हिट होता है। पंचायत 2 उन्हीं चंद सीरीज में से एक है। दरअसल टीवी ऐप के कंटेंट की सबसे खास बात ये होती है कि उसकी सिंपलिसिटी और उसका आम होना। ऐसे इंसानों की कहानी है जो आपके हमारे जैसे लगे, यही पंचायत 2 की सबसे खासियत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।